सर, सांसद अभी ऑन है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वक्त निकाल कर यहाँ हमारे साथ जुड़ पाए इंडिया न्यूज़ मंच पर। एक दंगल चल रहा है पेरिस में ओलंपिक्स में, और एक दंगल चल रहा है नई दिल्ली में संसद में। रोज़ देखा जाता है बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस होते हैं, पर आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच दी गई है संसद में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने दिया है। तो सुधाकर जी, आपसे शुरू करना चाहूँगी। आज संसद में राहुल गांधी ने वापस से ये बोला है कि एमएसपी पे लीगल गारंटी तो इंडिया ब्लॉक करके दिखाएगी। क्या लॉजिक है इंडिया ब्लॉक का एमएसपी पर लीगल गारंटी का, और क्यों लगता है कि अगर इतना ही आसान है तो गवर्नमेंट ने ये फैसला क्यों नहीं लिया? एमएसपी पर लीगल गारंटी को कई मायनों में हमेशा वित्तीय बोझ के रूप में प्रचारित करने का एक मैं देखता हूं कि किया जाता है कि उसका वित्तीय लागत कौन वहन करेगा। हम लोग तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि सरकार सभी अनाज खरीदे। हम लोग तो इतने ही कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट का एक गारंटी हो। कोई भी सामान जो किसान जो पैदा करता है फसल, उसका एक न्यूनतम, ऐसा नहीं है कि वो जो किसान जो पैदा करता है उसका खेत में जो मूल्य मिलता है, दिल्ली आते आते कई मामलों में 100 गुना तक दाम पर बिकता है वो जी। तो ज़्यादा दाम पर बिकता है तो कभी कभी हंगामा जरूर देखते हैं कि टमाटर प्याज पर महंगा हो गया तो हंगामा टीवी चैनलों पे, सस्ता बिक गया तो इसकी चर्चा नहीं होती। हम लोगों का कहना ये है कि न्यूनतम हमारा दे दो, आप अधिकतम कितना पे देश में बिके बेचा जाएगा नहीं बेचा जाएगा, सरकार को लगे कि नहीं बहुत महंगा है तो उसमें सब्सिडी देना चाहिए, उपभोक्ता को देती भी है सरकार सब्सिडी कई स्तरों पे, वो सरकार अपने वित्तीय क्षमता के हिसाब से देना दे। हम तो कानून मांग कर रहे हैं, हम तो पैसे मांग नहीं कर रहे हैं। पर कानून के लिए पैसा भी तो लगेगा। नहीं, कोई भी कानून के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। आप एक पुलिस कानून है इस देश में, तो इसमें पैसा कहाँ लगता है? आप कानून तो ले आएंगे, पर उसको फंड कौन करेगा? फंडिंग की मांग ही नहीं कर रहे। फंड कौन करेगा? मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये मंडियां हैं, इस मंडियों में जब हम सामान बेचने जाते हैं तो मैक्सिमम एमआरपी पे सामान, जब भी कोई भी एमआरपी पर से ज़्यादा बेचता है तो दंडित किया जाता है उसको। हम लोग भी तो ऐसे ही कानून चाहते हैं कि मिनिमम पर जो खरीदेगा वो दंडित होगा, बस इतनी तो बात करनी है, उसको फाइन कर देंगे। और मंडियों के भीतर ही होगी व्यवस्था। हम लोग तो पैसे मांग भी नहीं रहे सरकार से कि सरकार पैसे दे। जी राकेश जी, इतना ही आसान था तो क्यों नहीं करा गवर्नमेंट ने? देखिए, वास्तव में राहुल गांधी के पास दृष्टिविहीनता है। उनको जो सिखाया जाता है वो बोलते हैं। उनसे अगर कोई पूछ देता है लोकसभा में कि कितनी एमएसपी का पूरा मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, शायद नहीं बता पाते। देखिए, वास्तव में क्या है कि 70 साल शासन करने के बाद इन्होंने किसानों को जिस हालत में छोड़ा है उसको वही समझ सकता है जो किसानों के बीच जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2000 रुपये देना शुरू किया, क्या आसान था? आज देश के 11 करोड़ किसानों को 6000 रुपये की किस्त जाती है। एक घर में कभी कभी 3 किसान हैं, चूंकि जिसके पास भी किसान का कार्ड है, आप जाकर गांव में देखिए, किसानों से बात कीजिए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में सोचा है, किसानों के लिए करना शुरू किया है। कंपार्टमेंटल तरीके से देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास हॉलिस्टिक यानी संपूर्णता में होता है। उस संपूर्णता में अगर किसानों के उत्थान की बात की जाए तो जहाँ जहाँ एमएसपी बढ़ाना पड़ता है, और एमएसपी कॉन्टेक्स्ट में बढ़ाना पड़ता है। जो एमएसपी आज है वो एमएसपी कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। तो राहुल जी को यही पता नहीं है कि कानून से आप किसी चीज़ को बांध कर आप किसानों का हित नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, किसानों का अनाज मंडी तक पहुंचे और मंडी में उनको सही दाम मिले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह इंश्योर कर रहे हैं किसान मंडी तक पहुंचे। एक बिहार का किसान, असम का किसान अपने अनाज को लेकर तमिलनाडु पहुंच रहा है, और असम का किसान कन्याकुमारी पहुंच रहा है। इसकी सुविधा, इसको फैसिलिटेट करना,
आज ऐसे परिवर्तन से भारत के किसानों की स्थिति बदली है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी जड़ जमीन जमाने के लिए होमवर्क करने की ज़रूरत है, और होमवर्क सिर्फ इस तरह के भाषणों से, मांगों से और बरगलाने से नहीं होता है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक दुर्घटना, बस उसकी सीटें बढ़ी हैं और उस दुर्घटना से बढ़ी हुई सीटों से लगता है राहुल जी अभी उबर नहीं पा रहे हैं। जी, तो कुछ चुनाव से रिलेटेड सवाल भी हैं हमारे पास। मैं ये समझना चाहूँगी, जैसे कि राहुल गांधी जी ने आज फिर कहा, राकेश जी आपसे ये सवाल है, उन्होंने कहा कि इस बजट के बाद तो ये तय है कि मिडिल क्लास अब कभी भी भाजपा का सहयोग नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं देगी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस देश में लगभग 30 करोड़ मिडिल क्लास है, और ये 30 करोड़ मिडिल क्लास कब हुआ बताता हूँ। 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, इस देश में लगभग 18 करोड़ मिडिल क्लास थे। ये 12 करोड़ मिडिल क्लास 2014 से लेकर 10 सालों में बढ़ा है। तो सबसे पहली बात है, यदि मिडिल क्लास को सपोर्ट नहीं होता तो इनकी संख्या लगभग दुगनी नहीं हो गई होती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है मिडिल क्लास के बारे में, उनके एस्पिरेशंस को कैटर करना। आज पहली बार बजट में टैक्स के मामले में सरकार ने उनको राहत दी है। अगर आप चाहते हैं आज उसी मिडिल क्लास का कि जो संख्या है, जो टैक्स भरने वालों की संख्या है, कांग्रेस के शासन में कितने लोग टैक्स भरते थे, आज कितने लोग टैक्स भर रहे हैं। तो जो एक जब प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास को होता है। पर राकेश जी, ये भी कहा गया है कि मिडिल क्लास को एक हाथ से दिया है और दूसरे हाथ से लिया है, जहाँ की कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया है, शॉर्ट टर्म गेन्स पर टैक्स बढ़ा दिया है, इंडेक्सेशन हटा दिया गया है। देखिए, शेयर मार्केट में जो स्पेकुलेटिव काम होता है उस पर 0.5% टैक्स लगा है। बताइए कि अगर 1000 रुपया अर्न करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा जी। अगर सरकार को न्यूनतम आप टैक्स देते हैं, ये जो सड़कों की जाल बिछ रही है, पुणे से मुंबई जाना या दिल्ली में जो 16 लेन सड़क बन चुकी है, आप गाजियाबाद जब जाते हैं, नोएडा जाते हैं, सरकार उन पैसों का उपयोग देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कर रही है। आज हिंदुस्तान के किसी हिस्से में चले जाएं, कभी कभी किसी गांव की सड़कों को आप देखें, आपको महसूस होगा कि दिल्ली से कहीं बेहतर सड़क है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का यह डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की संख्या बढ़कर जो दिल्ली में पूरे देश के लोग आते थे, उसकी संख्या, एक एम्स था, अटल जी ने उसकी संख्या बढ़ाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी संख्या बढ़ाई, अस्पताल बढ़े, सड़कों की संख्या बढ़े, सड़कों की लंबाई चौड़ाई बढ़े। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप ट्राइबल, नोमैडिक ट्राइब, आपने कभी कांग्रेस शासन में सुना था कि घुमंतु जाति कोई होता है? हम देखते थे ये घुमंतु जाति हैं। 11-12 करोड़ घुमंतु जाति के लिए वेलफेयर बोर्ड बना। ये सिर्फ पैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, जो नोमैडिक ट्राइब है उनके लिए है जी, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए है। इससे मोदी जी की सरकार संपूर्णता में विकास कर रही है। ओके, समय थोड़ा कम है। सुधाकर जी, आपके पास वापस आऊंगी। मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव के मुद्दे पे बात चल रही है, विधानसभा के चुनाव भी हैं बिहार में अगले साल, तो जो अभी फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया गया है इस बजट में बिहार के लिए, उससे कहीं कुछ चिंता लगती है आरजेडी को, महागठबंधन को? आपने ठीक पकड़ा है कि ये जो बजट में जो प्रोविज़न किया गया है बिहार जैसे राज्य के लिए, वह चुनावी जुमला के सिवा कुछ नहीं है। भारत सरकार के पास जो पैसे होते हैं वो फिनांस कमीशन के जरिए 42% राज्यों को जाते हैं। वो उसका एक फार्मूला तय है। शेष पैसे जो 58% भारत सरकार के पास है, वो अपने ज़रूरी खर्चों के अलावा बचे हुए पैसे को डेवलपमेंट में राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में वो देने का काम करती है। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय परियोजनाओं को 15 लाख करोड़ रुपए फाइनेंस कर रहे हैं इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो 15 लाख करोड़ का 10% हिस्सा होता है 1.5 लाख करोड़, और बिहार की आबादी 10% है। तो बिहार को कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में
जो कैपेक्स को उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना खर्च है उसमें हमको मिलना चाहिए था 1.5 लाख करोड़, हमको मिला कितना 58,900 करोड़। हमको अन्य राज्यों के मुकाबले कम मिला, लेकिन चुनावी राजनीति के चलते उसकी चर्चा की गई। गुजरात को 70,000 करोड़ रुपए एक परियोजना पर गया, सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए 70,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, जबकि बुलेट ट्रेन से लेकर के कई उसके राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं वहाँ चल रही हैं, उसकी चर्चा नहीं। और बिहार में एक छोटा पैसा गया, आबादी के अनुपात में देखें तो 40% भी नहीं, उसकी चर्चा होना ही ये चुनावी जुमला के सिवा कुछ नहीं है। और बाकी बिहार की जनता तय करेगी कि राजनीति के लिए जो पैसे मिले हैं उसका क्या असर होगा, वो तो बिहार की जनता तय करेगी। जी, थैंक यू सो मच। समय बहुत कम है हमारे पास, बट सुधाकर सिंह जी एंड राकेश सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इंडिया न्यूज़ मंच पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया देविका। और ये खास सेशन था।